गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु संधि पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर सभी विद्यार्थियों के जहन में ये सवाल आता है कि संधि का बिंदु इतना कठिन क्यों है। मैं आज आपको वास्तविकता बताती हूँ। संधि कठिन बिंदुओं में से नहीं है, बस हम इसे कठिन मान लेते हैं और इसे मनोयोग से समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हमें संधि का बिंदु जो है वो कठिन लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देख लेने के बाद आपका जो ये भ्रम है कि संधि का बिंदु जो है व्याकरण में सबसे कठिन है, वो नहीं रहेगा। तो हम बिना अपना टाइम वेस्ट किए सीधे संधि के टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। इसके बाद बात करते हैं परिभाषा। दो ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि अब कोई भी शब्द, जैसे मैंने लिया हिम प्लस में आल्य, तो यहाँ पर दो शब्द हमें मिलेंगे। एक शब्द जो है ये योग का जो निशान है इसके इधर होगा, एक इधर होगा। इसको हम पूर्व पद कहेंगे, इसको हम उत्तर पद कहेंगे, या फिर इसको पहला, इसको दूसरा, आप इसे कुछ भी, और भी काफ़ी नाम है, कुछ भी इसको कह सकते हैं। तो जो पूर्व पद होगा उसका अंतिम वर्ण, जैसे इसमें मैं है और आपको पता है मैं एक व्यंजन है और इसके अंदर जो है ए स्वर मिला हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है ए, और इसके आगे क्या है आ। तो इन दोनों का जब मेल हुआ तो क्या बना, इनके मेल से आ बना, और ये क्या हो जाएगा, हिमालय। क्या हो जाएगा, हिमालय। ये तो महज एक उदाहरण था। अब हम सबसे शुरुआत में संधि जो है इसी के विच्छेद की हम बात करते हैं। और एक बात और, काफ़ी विद्यार्थियों के जहन में ये भी सवाल रहता है कि संधि पर अनुस्वार भी लगा होता है और इसको आधे न के रूप में भी हम लिखते हैं। तो इनमें से जो है वो शुद्ध कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों इसके दोनों ही रूप जो है वो शुद्ध है। लेकिन हिंदी व्याकरण में क्या कहा गया है कि जब वर्णमाला के पंचमाक्षर जो ये हमारे हैं स्पर्श व्यंजन के जो अंतिम 5 वर्ण, ये जब हल होते हैं तो इनकी जगह हम जो है ये अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अनुस्वार का प्रयोग आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम संधि के विच्छेद की बात करते हैं। तो इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो वो होता है सम प्लस में धी, सम प्लस में धी। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो हमारा प्लस का निशान है इसके इधर जो है मैं है, हलंत, यानी कि इसमें ए स्वर नहीं है। और इधर हम बात करें ई की मात्रा अगर हटाएंगे तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ये ध, स्वर रहित। तो जब हम आगे चलकर व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसमें एक नियम आता है कि अगर स्वर रहित मैं, यानी कि हलंत मैं के बाद अगर कै से लेके और मैं, यानी कि स्पर्श व्यंजन के शुरुआत से लेके और आखिरी तक अगर कोई भी जो है व्यंजन आता है मैं के बाद, तो ये अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर या फिर अनुस्वार में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो स के ऊपर बिंदु है इसके बाद में कौन सा व्यंजन बताया मैंने आपको, ध, और ये इस वर्गमाला का, ध वर्गमाला का सबसे अंतिम जो वर्ण होता है वो होता है न। तो इसलिए यहाँ पर ये न लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये जो है न कैसे आया। ऐसे ही हिंदी में भी काफ़ी बार ऐसे भी लिखा होता है हिंदी, और ऐसे भी लिखा होता है। तो इसका कारण भी वही है जो संधि का है। तो इस नियम पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे व्यंजन संधि के अंतर्गत। तो आगे अब हम बात करते हैं संधि विच्छेद। इस वर्णमाला भाग एक में, संधि भाग 1 में मैं आपको संधि का बेसिक ही बताऊंगी। तो संधि विच्छेद जो है, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को, यानी कि ये जो वर्ण आपस में मिलते हैं इनको फिर
अपनी मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने जो शब्द है वो लिखा हुआ है हिमालय, तो ये तो है संधि, और विच्छेद इसका क्या होगा, हिम प्लस में आल्य, यानी कि अपने उसी मूल रूप में इसको ले आना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। संधि का जो विलोम शब्द है वो भी विच्छेद होता है। अगर आप इसका संधि का विलोम अगर विग्रह भी मिलता है तो वो भी गलत नहीं होगा। हालांकि हमारी जो व्याकरण की बुक होती हैं उसमें समास का विपरीत ही विग्रह दिया जाता है, संधि का कहीं भी लिखा नहीं होता, लेकिन वास्तविकता ये है कि संधि का विलोम जो है विच्छेद और विग्रह दोनों ही है। अब हम बात करते हैं संधि के प्रकार की। तो संधि जो है उसके 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो हमारी स्वर संधि है इसमें 2 स्वरों का मेल होता है, यानी कि इसमें जो ये हमारा प्लस का निशान होता है, जमा का निशान जो होता है, इसके दोनों तरफ आपको स्वर ही नजर आएंगे, क्योंकि नाम ही क्या है, स्वर संधि, यानी कि इसमें जो योग होगा, जो विकार होगा वो 2 स्वरों के बीच ही होगा। उसके बाद है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि इसमें एक स्वर और दूसरा व्यंजन होगा, या फिर दोनों तरफ आपको व्यंजन भी मिल सकते हैं। दोनों स्वर तरफ स्वर जो है वो आपको नहीं मिलेंगे, या तो दोनों 2 व्यंजनों का ही योग होगा या फिर एक स्वर और दूसरा उनमें व्यंजन होगा व्यंजन संधि के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग आपको पता है विसर्ग का क्या चिन्ह होता है, ये। तो जो ये विसर्ग है इसके साथ या तो किसी स्वर का मेल होता है या किसी व्यंजन का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इनके डेफिनेशन में, इनके बारे में अब आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम जो है शुरुआत में सबसे पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि जो है इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। तो पहला जो इसका भेद है वो है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। 5वां क्या है, अयादि संधि। तो अब सबसे पहली बात ये है कि जो 6 क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे, या फिर कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए तो ये 5 जो है क्रम से याद करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे अगर हम इनको क्रम से याद ना भी करें तो कोई वो नहीं है, लेकिन अगर हम इनको सिक्वेंसली याद करते हैं तो जो आगे हम नियम पढ़ेंगे उनमें हमें आसानी रहेगी। तो मैं अभी आपको ये क्रम से याद करवाती हूँ। देखो, ये एक ट्रिक ही मान लीजिए आप। सबसे पहले दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो यानी कि हमारे घर में कोई बड़ा होता है, वो कैसे होता है, गुणों के कारण। बड़े व्यक्ति में क्या होते हैं, गुण होते हैं, और उसके गुणों की क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। और गुणों की वृद्धि हो जाती है तो वो यज्ञ, यण को आप यज्ञ मान लीजिए, तो वो यज्ञ करता है, और यज्ञ में आदि मेहमान आते हैं। यानी कि दीर्घ व्यक्ति में गुण होते हैं, गुणों की वृद्धि होती है, वृद्धि होने के बाद वो यज्ञ करता है, और यज्ञ करता है तो उसमें आदि मेहमान आते हैं। तो बच्चों ये एक ट्रिक है या फिर एक याद करवाने का तरीका है कि ये बात कहीं ना कहीं आपके जहन में रहेगी कि हमने कैसे याद किया था। बाद में तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में आपको इस ट्रिक की सहायता से याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो अब हम सबसे पहले हम ये यहाँ पर ये सारे स्वर लिखते हैं स्वर संधि के लिए। अगर आप ये ऐसे लिख के करेंगे तो इनके जो नियम हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, और आप जो है ध्यानपूर्वक बहुत ही मनोयोग से मेरी बातें अगर सुनेंगे तो आप कभी भी इन नियमों को भूल नहीं पाएंगे। तो बच्चों, मैंने आपके सामने ये सारे स्वर जो हैं यहाँ लिखे हैं, और अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ तक के स्वर जो हैं इनको एक तरफ लेते हैं, और इधर जो हमारे स्वर हैं इनको एक तरफ हम लेते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी बच्चों कि यहाँ लॉकडाउन है और इसके लिए माइक मेरे पास नहीं है, तो थोड़ी सी जो साउंड है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है अच्छे से समझ पाओगे। तो
मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ तक के जो स्वर हैं उनको हम एक तरफ रखते हैं और इधर जो स्वर हैं उनको हम एक तरफ रखते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो मैंने आपको संधि बताई थी, कौन सी संधि थी? दीर्घ। और दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो इस संधि में क्या होता है कि जो ये स्वर हैं हमारे, इनको हम कहते हैं सजातीय स्वर। नाम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सजातीय स्वर कौन से हैं। कौन से स्वर हैं ये? सजातीय, यानी कि एक ही जाति के। इन्हें सजातीय स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो आ है, ये ए और ए के मेल से ही आ बनता है। ए प्लस ए आ। ऐसे ही छोटी प्लस छोटी ई से बड़ी ई बनती है और छोटा ऊ प्लस में छोटा ऊ बड़ा ऊ बनता है, इसलिए हम इनको सजातीय स्वर कहते हैं। री जो है, इसका जो दीर्घ रूप होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर कै पे री की मात्रा लगाई तो ये तो है छोटी री, और अगर बड़ी री की बात करते हैं तो ये नीचे से एक री की मात्रा और लग जाती है, लेकिन ये जो है संस्कृत के शब्दों में प्रयुक्त होती है, हिंदी में इस तरह के शब्द हमें नहीं मिलते। तो हम दीर्घ संधि की सबसे पहले बात करते हैं। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, जब दो सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं, जब दो सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ रूप जो है वो बन जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं ए प्लस ए तो भी आ ही बनेगा, और अगर हम आ प्लस आ की बात करते हैं तो भी आ ही बनेगा। अगर ए प्लस आ तो भी आ, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर हम इनको लेते हैं, लेकिन रूप क्या आएगा हमारे सामने? दीर्घ रूप ही आएगा। देखो बच्चों, सारी बातें लिख कर बता पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं बोलती हूँ आप उनको मनोयोग से सुनोगे और जो है अपनी नोटबुक में नोट करोगे। इसके बाद ऐसे ही ई और ई, अगर हम इनका योग करते हैं तो चाहे छोटी प्लस छोटी तो भी बड़ी ई आएगी, बड़ी प्लस बड़ी तो भी बड़ी, छोटी प्लस बड़ी ई तो भी बड़ी ई आएगी, और बड़ी प्लस छोटी तो भी बड़ी ई ही आएगी। यही नियम जो है ऊ की मात्रा पर भी लागू होगा। अब हम इन सब का एक एक एग्जाम्पल जो है लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल एक तो पहले ही हमने किया था हिम प्लस में आल्य, एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे कि मत प्लस में अनुसार। क्या है? मत प्लस में अनुसार। तो देखो बच्चों, यहाँ जो तय है, आपको पता है इसके अंदर स्वर मिला हुआ है और इधर पहले से ही ए है, तो ए प्लस और ए का योग होगा इन दोनों का, तो फिर कौन सा स्वर बनेगा? आ। तो जो योग से इधर का जो व्यंजन है उसके साथ हम आ की मात्रा लगा देंगे तो हमारा नया शब्द जो बनकर तैयार हुआ है वो क्या हुआ है? मतानुसार। मतानुसार। लेकिन एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी कि ये जो ए है और तय में जो ए स्वर मिला हुआ है, उन दोनों का योग करके आ बना है, तो यहाँ पर ये ए जो है वो नहीं आएगा। यहाँ पर आ की मात्रा और नुसार मन की मतानुसार। अब हम बात करते हैं ई की मात्रा की। जैसे कि हम बात करते हैं कवि प्लस में इंद्र। कवि प्लस में इंद्र, तो इधर क्या है? छोटी की मात्रा, इधर क्या है? छोटी की मात्रा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ये ई की मात्रा जो है वो बड़ी हो जाएगी। और आपको पता है कि बड़ी की मात्रा जो है वो किधर से लगती है? इधर से, तो ये क्या हो जाएगा? कविंद्र। ऐसे ही हम बात करते हैं ऊ की मात्रा की। तो जैसे कि हमने लिया भानु प्लस में उदय, तो यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा ऊ है, तो इनका क्या हो जाएगा? भानुदय। भानुदय। अगर बच्चों इधर जो है बड़ा ऊ होता और यहाँ भी बड़ा ऊ होता तो भी यही भानुदय ही बनता। अब आप ये सोचेंगे कि विच्छेद करते समय हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर छोटा ऊ है या बड़ा ऊ? तो बच्चों इसके लिए आप अगर यहाँ देखते हैं तो आपने शायद देखा होगा कि हमें ये जो है कहीं नहीं मिलता, और ना ही उदय जो है वो ऐसे कभी लिखा जाता, तो ऐसे नहीं लिखा जाता, इसलिए यही रूप इसका मान्य है। तो एक एग्जाम्पल हम
और लेते हैं, जैसे कि छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। जैसे कि हमने लिया लघु प्लस में उर्मी, लघु प्लस में उर्मी। यहाँ क्या है? छोटा ऊ। यहाँ क्या है? बड़ा ऊ। तो नियम कौन सा लगेगा? वही लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लघु प्लस में उर्मी, लघुर्मी। बच्चों बस आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि प्लस से, योग से इधर का जो व्यंजन स्वर है वो इस स्वर में के साथ इसका मेल हो जाता है और उससे हमें दीर्घ मात्रा मिलती है। तो बाद में जो स्वर के बाद का जो पद हमारा बचा हुआ है या वर्ण कोई भी बचा हुआ है वो हमें लिखना है। अब नेक्स्ट हमारे जो स्वर संधि के जो भेद हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप ऐसे ही सभी जितने भी वीडियो हैं वो सभी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही बेटा जो भी वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई हैं इनको आप जो है मनोयोग से सुनिए और उनको समझने की कोशिश करें, ताकि आपको हिंदी व्याकरण में कभी कोई समस्या जो है वो ना हो। धन्यवाद।